चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। और जैसा कि मैंने अब कहा, अभी यहाँ से जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारे के सारे मिक्स नेचर के हैं। अब एक ही तरह के क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो अगेन 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 रिपीट हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से अपनी स्पीड थोड़ी सी कंपेरेटिवली बढ़ा लूँगा। आपको अगर कोई भी ट्रांजैक्शन के अंदर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा पुराने क्वेश्चन चाहिए, हर क्वेश्चन को डिटेल में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, थोड़ी सी स्पीड कंपेरेटिवली अब मेरी यहाँ से तेज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देखिए, सुरेश पेड इन बैंक एज ए कैपिटल। चलिए भैया, ये जो मिस्टर सुरेश है दिल्ली के रहने वाले हैं और हमें इनकी बुक्स तैयार करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम है ये। सुरेश पेड कैपिटल इन बैंक एज अ कैपिटल। चलिए बैंक के अंदर कंट्रीब्यूट करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब अकाउंट ओपन किया होगा और अकाउंट के ही अंदर उसने पैसा जमा कराया होगा। तो हमें अकाउंट कौन सा मिला, हमारा काम है सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। तो एक हमें कैपिटल अकाउंट मिल गया, दूसरा जो हमारा बैंक अकाउंट मिल गया। ठीक है, तो अब मैं बात करूंगा एक बैंक अकाउंट की और दूसरा जो है मेरा कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे बैंक जो हमारा अकाउंट है वो होता है पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट है भैया, बैंक हमारा है पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या होते हैं, या तो वो जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल जो बैंक है, या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। क्योंकि पैसा बैंक में जमा हुआ है इसलिए वो रिसीवर की पोजीशन में हुआ है। तो रिसीवर की पोजीशन में अगर पर्सनल अकाउंट होता है हम उसे करते हैं डेबिट। बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की, तो ये कैपिटल वाला जो अकाउंट है ये भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। और कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है, प्रोप्राइटर का अकाउंट है, मिस्टर सुरेश को रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट है। सुरेश ने बिजनेस में पैसे लगाया है, हमने कहा बिजनेस बिल्कुल अलग है, सुरेश बिल्कुल अलग है। तो सुरेश ने बिजनेस पैसा लगाया है, मीनिंग ये हुआ कि जो सुरेश है वो हो गया गिवर की पोजीशन में। चलिए सुरेश जो है वो गिवर की पोजीशन में हो गया, इसके लिए मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूं। एंट्री में बहुत बार आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आपसे। एंट्री मिली हमें, बैंक में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है 60,000 रुपीज़ आपको डेबिट लिखना है और 60,000 रुपीज़ आपको लिखना है क्रेडिट साइड के अंदर। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 1 अप्रैल की डेट है, वो भी लिख लीजिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये हो गया हमारा नरेशन। आप जल्दी से नोट कीजिए, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। मैंने कहा यहां से मेरा थोड़ा स्पीड तेज रहेगा क्योंकि बहुत सारे ट्रांजैक्शन आपने देखे हैं, अगेन एंड अगेन रिपीटेशन ही है और कुछ नहीं है। पर आपको ऐसा ना लगे कि सर ने क्वेश्चंस को बाईपास कर दिया। सर ने वादा किया था सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड में कराने के लिए, अब सर शॉर्टकट की तरफ जा रहे हैं, इसके लिए मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में कराऊंगा। ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। चलिए भैया, माल खरीदा है उसने, तो माल खरीदना और पेमेंट कैसे किया है, चेक से किया है। तो माल खरीदने के लिए हमारे पास अकाउंट है परचेज अकाउंट। माल जब भी खरीदेगा उसको रिप्रेजेंट करने वाला कौन सा अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट। और चेक से भुगतान हुआ है, इसका मतलब मेरा बैंक का अकाउंट इफेक्ट हुआ है। ठीक है, अब जो मैं बात करूंगा, जो मेरा परचेज का अकाउंट है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है। ये मेरा कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंसेस और लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाली सिचुएशन हो गई, यानी कि मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना होगा। इसी तरह से मैं बात करता हूं बैंक अकाउंट की। अभी अभी मैंने कहा मेरा जो बैंक अकाउंट है वो हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है, और जो पर्सनल अकाउंट होता है
या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। मेरे क्वेश्चन के अंदर बैंक से भुगतान हुआ है, मीनिंग ये हुआ कि मेरे बैंक से पैसा गया है, तो मेरा बैंक जो है वो गिवर की पोजीशन में आ गया यहाँ पे, इसके लिए मैंने से क्रेडिट करना है। चलिए, तो मुझे एंट्री क्या मिली? मुझे एंट्री मिली परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए लिखिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। मुझे एंट्री मिली परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैं लिखूंगा बैंक। नरेशन क्या हो जाएगा? ठीक है, अमाउंट देखिए कितना है, 24,000 रुपीज इन्वॉल्व है, तो 24,000 आपको डेबिट वाले कॉलम में लिखने हैं, 24,000 आपको क्रेडिट वाले कॉलम में लिखने हैं। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 2 अप्रैल की डेट है, वो भी आपको नोट डाउन करनी है। और नरेशन क्या हो जाएगा मेरा? बीइंग गुड्स परचेज। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज। चलिए, ये आपका नरेशन हो गया, जल्दी से आप कर दीजिए नोट डाउन। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। सोल्ड गुड टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली। चलिए भैया, हमने माल बेचा है, किसको बेचा है? ये मुकुंद एंड कंपनी है, दिल्ली की कोई कंपनी है। ये मुकुंद एंड कंपनी जो है दिल्ली बेस्ड कंपनी है, इसको हमने माल बेचा है। तो एक अकाउंट हमें ये मिल गया। हमारा काम क्या है? हर ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करना, जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो यहाँ पे मुकुंद एंड कंपनी पहला अकाउंट हो गया, और गुड्स सोल्ड के लिए हमारे पास वर्ड क्या है? वो हमारे लिए वर्ड हो गया सेल्स। ठीक है भैया, सेकंड जो है अकाउंट मिल गया, वो मिल गया मुकुंद एंड कंपनी, ये हमें सेकंड अकाउंट मिल गया। दोनों पे रूल लगा लीजिए। जो सेल्स का अकाउंट है वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स का अकाउंट कौन सा अकाउंट है भैया? सेल्स का जो अकाउंट है हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दीजिए। तो मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा रेवेन्यू ही मेरा सेल्स होता है, इसके लिए मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूं। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली, पूरा नाम लिखेंगे आप। ठीक है भैया, आपको पूरा लिखना है, क्योंकि दो कंपनी एक ही नाम की हुई तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो दिल्ली, ये हमारा अकाउंट हो गया सेकंड। ये कौन सा अकाउंट है? ये है हमारे लिए पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। हमने माल बेचा है, हमने अगर माल बेचा है तो मुकुंद एंड कंपनी जो है उन्होंने माल रिसीव किया होगा, और माल रिसीव किया है, इसका मतलब इस अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये मेरी एंट्री हो गई, जनरल एंट्री। आप जल्दी से साथ साथ नोट करते जाइए। मुकुंद एंड कंपनी, साथ में आप दिल्ली भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अकाउंट डेबिट टू हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है भैया, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 6,700 रुपीज। तो ये आपको डेबिट के कॉलम में भी लिखना है, यही अमाउंट आपको क्रेडिट के कॉलम में भी लिखना है। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 3 अप्रैल की डेट है, वो भी आपको नोट डाउन कर देनी है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। नरेशन नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से आप। बीइंग गुड्स सोल्ड, ये हो गया हमारा नरेशन। चलिए, बीइंग गुड्स सोल्ड, माल आपने बेचा, समराइज फॉर्म में लिख दीजिए। ये नरेशन हो गया। मैं बढ़ जाऊंगा अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। देखिए, एक भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जो पहले रिपीट नहीं हुआ है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नकद में माल बेचा है भैया, नकद में माल बेचा है। तो जो सोल्ड गुड्स है इसके लिए जो हमारे पास अकाउंट आया वो आया सेल्स अकाउंट। और कैसे बेचा है आपने? नकद में, मतलब कैश में आपने ये माल बेचा है। पहला काम मैंने क्या बताया? हर ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट को आइडेंटिफाई करके आपको आगे बढ़ना है। अकाउंट मिल गया सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है भैया? ये हमारे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करो,
इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट करो। सेल्स मैंने कहा मेरे लिए रेवेन्यू होता है, तो सेल्स मेरा रेवेन्यू हो गया, इसके लिए मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूँ। चलिए, तो इस अकाउंट को मैं करूँगा क्रेडिट, ये मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अब नकद की बात करेंगे। नकद जो है मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया? ये मेरे लिए है एक रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है या तो नकद आएगा कम्स इन वाली स्थिति में, या गोज आउट वाली स्थिति बनेगी। अगर नकद जाता है तो मैं क्रेडिट करूंगा। अब मैंने यहाँ पे माल बेचा है, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। अगर नकद में माल बेचा है तो माल गया है, परंतु क्या हुआ? परंतु मेरे पास नकद आया होगा उसके बदले में। तो नकद अगर आया है तो ये वाली स्थिति बन गई कम्स इन वाली, यानी कि मुझे नकद के अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। अब देखिए जरा मेरी एंट्री क्या बन गई? मेरी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना इन्वॉल्व है देखिए, 10,000 10,900 रुपये, 10,900। चलिए 10,900 डेबिट कीजिए, 10,900 आप क्रेडिट कीजिए। ट्रांजैक्शन की जो डेट है 4 अप्रैल की डेट है, वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स, ये मेरा नरेशन हो गया। आप कीजिए जल्दी से नोट। मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है, पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश। नकद में सन्ड्री एक्सपेंसेस यानी कि कोई छुटकर फुटकर खर्चे होंगे, उनका आपने भुगतान किया है। मेरा काम क्या हुआ? ट्रांजैक्शन को देखते ही मेरा काम है उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि बुक्स में लेके आना है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस मुझे पहला अकाउंट मिल गया और नकद में भुगतान किया, ये मुझे दूसरा अकाउंट मिल गया। ठीक है, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूंगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस एक अकाउंट मिल गया, दूसरा अकाउंट मिला मुझे नकद मतलब कैश का अकाउंट। सन्ड्री एक्सपेंसेस कौन सा हो गया भैया मेरे लिए? ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है कि सभी खर्चे, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप कीजिए डेबिट, इनकम और रेवेन्यू को कीजिए क्रेडिट। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस हमारे लिए बिजनेस के लिए एक खर्चा है, और खर्चा है इसके लिए उसे करेंगे डेबिट। तो ये हो गया भैया डेबिट होने वाला अकाउंट इस ट्रांजैक्शन के अंदर। नकद की बात करेंगे तो नकद हमारे लिए है रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट अगर आएगा, नकद बिजनेस में आएगा तब तो मैं उसको डेबिट करूंगा। और गोज आउट वाली स्थिति हुई, मतलब ये पैसा अगर बिजनेस से जाएगा तब मैं उससे क्रेडिट करूंगा। तो यहां पे जब आपने सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा आपने किया है, इसका मतलब आपके यहां से कैश का भुगतान हुआ होगा, पैसा गया होगा, यानी कि ये वाली स्थिति बन गई गोज आउट वाली। इसलिए आपको इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री मुझे क्या मिली देखिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू में लिखूंगा कैश। ट्रांजैक्शन में मेरा अमाउंट कितना इन्वॉल्व है भैया? 3,000 रुपीज मुझे डेबिट के कॉलम में लिखने हैं, 3,000 रुपीज मुझे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखने हैं। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन की डेट लिखना मुझे जरा भी नहीं भूलना है, ये 5 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। आपने कोई छुटकर मुटकर आपके जो खर्चे थे उनका आपने भुगतान कर दिया। ठीक है, खर्चा डेबिट हो गया और नकद से पैसा गया है, इसलिए नकद क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। बढ़िए अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है देखिए जरा, पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग बाय चेक। चलिए अभी आपने भुगतान किया है, देखिए यहां आपने भुगतान किया है, पेड किया है, पर कैसे किया है? चेक से किया, यानी कि पहला अकाउंट जो इफेक्ट हुआ है वो बैंक अकाउंट हुआ है, इसमें हमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। पहला जो अकाउंट है, हमने कहा हमारा पहला काम है हर ट्रांजैक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें बुक्स में लिखे आना है।
तो एक हमें भुगतान हुआ है बैंक से हुआ है, तो पहला अकाउंट बैंक मिल गया। दूसरा जो अकाउंट मिला फर्नीचर एंड फिटिंग, ये हमारा सेकंड अकाउंट मिल गया। ठीक है, ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स होती है। तो फर्नीचर एंड फिटिंग ये हो गया हमारे लिए सेकंड अकाउंट। तो पहले रूल लगा दीजिए बैंक अकाउंट पर। बैंक अकाउंट कौन सा अकाउंट है? ये हमेशा हमारा होता है पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर्सनल अकाउंट आते ही रूल होता है या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या ये गिवर की पोजीशन में होगा। हमने बैंक से भुगतान किया है, हमने बैंक से भुगतान किया है, तो मेरे बैंक से पैसा गया होगा, ये गिवर की पोजीशन में है, इसके लिए मुझे इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। फर्नीचर और जो फिटिंग अकाउंट है ये मेरे लिए कौन सा अकाउंट है भैया? ये मेरे लिए रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? या तो ये कम्स इन वाली स्थिति बनाते हैं या हमारे बिजनेस से ये हर ट्रांजैक्शन में जाते हैं। अब आपने भुगतान किया बैंक से फर्नीचर खरीदने के लिए, तो फर्नीचर आपके पास आया होगा, तो फर्नीचर आया होगा तो कम्स इन वाली स्थिति हो गई। इसके लिए आप इसे करना है डेबिट। मुझे एंट्री क्या मिली? मुझे एंट्री मिली फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। चलिए जल्दी से नोट कीजिए आप, मैं यहीं पे लिख देता हूं फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू मैं बैंक लिखूंगा। ट्रांजैक्शन में अमाउंट देखिए 4000 रुपीज इन्वॉल्व है, तो 4000 हमें डेबिट के कॉलम में, 4000 रुपीज क्रेडिट के कॉलम में। दोनों साइड हमेशा इक्वल अमाउंट आएगा। ट्रांजैक्शन की जो डेट है वो 8 अप्रैल की डेट है, वो भी नोट कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग फर्नीचर पेड फॉर, बीइंग अमाउंट पेड फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग, बीइंग अमाउंट पेड फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग, आपको पूरा लिखना है। बीइंग अमाउंट पेड फॉर फर्नीचर एंड फिटिंग, फर्नीचर भी खरीदा और साथ साथ उसकी फिटिंग का खर्चा भी आ गया, तो वो हमने टोटल फिक्स एसेट्स में डाल दिया। अमाउंट जो था 4000 रुपीज, उसको हमने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इस तरह से हमारी ये एंट्री पूरी हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डेट के, देखिए ट्रांजेक्शन क्या कहता है। बॉट गुड्स, माल खरीदा है भैया, किससे खरीदा है? रमेश एंड ब्रदर, रमेश एंड ब्रदर से माल खरीदा है। चलिए आप किसी से भी करो, हमारा जो काम है पहले आप ट्रांजैक्शन देखिए, ट्रांजैक्शन के अंदर उस अकाउंट को आइडेंटिफाई कीजिए जिनको की बुक्स में लेके आना है। तो पहला जो अकाउंट मिला रमेश एंड ब्रदर, ये पहला अकाउंट मिला। और गुड्स बोल माल अगर खरीदा है तो इसके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है? परचेज का अकाउंट आ गया। ठीक है, चलिए ये अकाउंट आ गया। दूसरा जो अकाउंट आ गया रमेश एंड सन्स, सॉरी ब्रदर है, रमेश एंड ब्रदर्स, ये हमारे पास दूसरा अकाउंट आ गया। जैसे ही अकाउंट मिले नेचर आइडेंटिफाई करो और रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट लगा लीजिए। तो जो परचेज का जो अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया? परचेज का मेरे लिए हो गया नॉमिनल अकाउंट। चलिए भैया ये मेरे लिए हो गया नॉमिनल नेचर का अकाउंट। और नॉमिनल नेचर का अकाउंट जैसे ही आपको याद आए, आपको याद करना इसका रूल है एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। तो जब माल हमने खरीदा बिजनेस रन करने के लिए, ये हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या हो गया? खर्चा हो गया। इसके लिए मैंने इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। मैं बात करूंगा रमेश एंड सन्स, ये जो है ये हो गया मेरे लिए कौन सा अकाउंट भैया? ये मेरे लिए पर्सनल अकाउंट हो गया। और जैसे ही पर्सनल अकाउंट आपके सामने आए, आप याद कीजिए ये जो पर्सन है या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। इस पर्सन के एंगल से सोचना है, या तो ये रिसीवर की पोजीशन में होगा या ये गिवर की पोजीशन में होगा। देखिए माल किससे खरीदा है? रमेश एंड ब्रदर से खरीदा है। तो रमेश एंड ब्रदर ने हमें माल सप्लाई किया है, रमेश एंड ब्रदर्स ने हमें माल सप्लाई किया है। इसका मतलब रमेश जो है, ये फर्म जो है, ये बिजनेस फर्म है, गिवर की पोजीशन में आ गया। इसके लिए मुझे इसने क्रेडिट करना पड़ेगा। मुझे एंट्री मिली परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर। चलिए
जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड ब्रदर्स। ठीक है भैया, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है? 10,600 रुपये डेबिट, 10,600 रुपये आपको लिखने हैं क्रेडिट। डेट जो इन्वॉल्व है 9 अप्रैल की है, वो भी लिख लीजिए 9 अप्रैल 2022। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेज। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बीइंग गुड्स परचेज, ये हमारा नरेशन हो गया। नरेशन लिखने के बाद में ये हमारा हो जाता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट। नरेशन लिखिए बीइंग गुड्स परचेज। चलिए अगला ट्रांजैक्शन क्या कहता है? रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर। चलिए भैया, रमेश एंड ब्रदर से आपने जो माल खरीदा था, 10,600 रुपये का माल खरीदा था, उसमें से कुछ माल हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आया, तो 1,500 का जो माल है आपने रमेश एंड ब्रदर्स को रिटर्न कर दिया। तो जब मैंने ट्रांजैक्शन पढ़ा, रिटर्न गुड्स का मतलब ये हुआ, यहाँ पे हमने माल परचेज किया था, और जब हम माल परचेज करते हैं ऐसी स्थिति में हम कहते हैं परचेज। और जब हमने माल परचेज किया है, इस माल को अगर रिटर्न करेंगे तो हमारे पास जो अकाउंट मिला है वो मिला कौन सा? परचेज रिटर्न। ये हमें अकाउंट मिल गया। अकाउंट जब माल परचेज किया तो हमने कहा परचेज अकाउंट को लेके आइए, और ये खरीदा हुआ अगर आप माल वापस रिटर्न करते हो, ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी शब्द है, जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे, दैट इज परचेज रिटर्न। चलिए एक अकाउंट मिल गया, किसको रिटर्न किया है? रमेश एंड ब्रदर्स को। तो वही दूसरा अकाउंट मिल गया फिर से हमें, रमेश एंड ब्रदर्स, ये हमें सेकंड अकाउंट मिल गया। चलिए पहला जो अकाउंट है परचेज रिटर्न, ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट हो गया भैया? जैसे ही अकाउंट मिला, आपका काम है उस अकाउंट के अंदर वो जो अकाउंट मिला है वो अकाउंट कौन से नेचर का है, पहले वो ढूंढ लो। नॉमिनल अकाउंट का नेचर है, और जैसे ही नॉमिनल का नेचर आपको पता चला, आप रूल लगा दीजिए कि इनकम सॉरी एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम और रेवेन्यू को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पे जब हमने परचेज किया था, तो परचेज करते समय हमने कहा ये बिजनेस का खर्चा है, इसके लिए जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे हम उसे डेबिट करेंगे, परंतु यहाँ पे हमारे जो एक्सपेंसेस है वो डाउन हो गए, इसके लिए मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। पहले जिस अकाउंट को अगर आपने डेबिट कर रखा है, यानी कि खर्चे को इंक्रीज किया है, सब्सिक्वेंटली कोई ऐसी बात हो गई जिसके अंदर आपका खर्चा फिर से डाउन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में रिवर्स आपको करना होता है। ठीक है, अंडर मॉडर्न अप्रोच मैं इस कंसेप्ट को आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिलता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमें प्रॉपर आंसर नहीं मिला, कोई बात नहीं। आइए अभी रमेश एंड सन से, ये हमारे लिए कौन सा अकाउंट है भैया? ये हमारे लिए हो गया पर्सनल नेचर का अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट को मैंने कहा या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होगा हर ट्रांजैक्शन के अंदर, या वो गिवर की पोजीशन में होगा। अब हमने जो माल खरीदा था वो माल उसको रिटर्न कर दिया है, तो यानी कि रमेश जो है, रमेश एंड ब्रदर्स है, उन्होंने इस ट्रांजैक्शन के अंदर रिसीवर की पोजीशन में आ गए हैं। रिसीवर की पोजीशन में अगर पर्सनल अकाउंट आता है उसे हम करते हैं डेबिट। हमें एंट्री क्या मिली? रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। जल्दी से आप लिखिए, मैं जब तक यहाँ पे भी लिख लेता हूँ। चलिए हमें एंट्री मिली रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू, मेरा अकाउंट कौन सा हो गया? परचेज रिटर्न। और ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट इन्वॉल्व है वो है 1500।
चलिए 1500 भैया डेबिट कर लीजिए, 1500 क्रेडिट कर लीजिए। ट्रांजैक्शन की वो डेट जो है वो 11 अप्रैल है, वो भी आप नोट कर लीजिए। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, बीइंग गुड्स रिटर्न, ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन का नरेशन। आप कीजिए जल्दी से नोट डाउन, मैं बढ़ जाता हूं अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। अगला ट्रांजैक्शन देखिए जरा क्या कहता है। चलिए अगला ट्रांजैक्शन कहता है कि भैया जो रमेश एंड ब्रदर है, इनका पूरा का पूरा जो अकाउंट है वो सेटल करने के लिए 8,500 रुपए का चेक इशू कर दिया। ठीक है, तो फिलहाल हमें ये समझना है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है इस अकाउंट के साथ में। तो अगर आप पहला ट्रांजैक्शन देखेंगे, क्योंकि कंटिन्यू आ रहे हैं, तो 10,600 रुपए का हमने माल खरीदा था। यहां तक बात समझ में आई। चलिए तो एक बार मैं पहले उस अकाउंट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूंगा कि सेटलमेंट किस तरह से हुआ है। क्या इस सेटलमेंट को करते समय हमें कुछ डिस्काउंट वगैरह रिसीव हुआ है क्या? हमने 10,600 का जो माल खरीदा था, इसके अगेंस्ट में हमने कितना माल वापस रिटर्न कर दिया, 1500 का माल हमने रिटर्न कर दिया। तो पीछे हमारा जो अकाउंट रह गया इस आदमी के साथ में, वो रह गया देखिए कितना 9,100 वो पर्सन हमसे मांगता है। और यहां कह रहा है क्वेश्चन कि भैया उसको एक चेक इशू किया है हम लोगों ने 8,500 का इन सेटलमेंट, पूरा सेटलमेंट कर दिया। यानी कि अब वो जो पर्सन है हमसे 9,100 रुपये ही मांगेगा, क्योंकि हमने 1,500 का माल रिटर्न कर दिया था। तो अभी 9,100 का जो हिसाब है, इसके अगेंस्ट में हमने कितना हो गया 8,500 का चेक इशू कर दिया और अकाउंट पूरा का पूरा आपने सेटल्ड अगर कर दिया है। इसका मीनिंग सिंपल सा हुआ कि 600 रुपीज का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया है उस पार्टी से। ये सिंपल सी छोटी सी कैलकुलेशन आपको समझनी है कि भी 100 रुपीज वो पार्टी आपसे मांगती है, आपने उसको 8,500 का चेक दिया, कहा भैया अभी सेटल्ड कर दो और पैसा नहीं देंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये हुआ कि वो अकाउंट फुल्ली सेटल्ड हो चुका है और अब 600 रुपये है वो आपको डिस्काउंट मिल गया है। और डिस्काउंट मिल गया है तो फिलहाल अगर मैं इसकी कंपाउंड एंट्री करूं तो मेरी बुक्स में जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो 9,100 रुपीज़ है। तो मेरा पहला काम है इस ट्रांजेक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि मुझे मेरी बुक्स में लेके आना है। तो पहला जो अकाउंट मिला, क्योंकि चेक से इशू हुआ है, तो पहला जो है वो एक बैंक का अकाउंट मिल गया मुझे और अमाउंट कितना है 8,500 रुपीज का मैंने चेक इशू किया है। चलिए ये हो गया काम पहला। तो सेकंड जो अकाउंट मिला मुझे वो मिला डिस्काउंट वाला अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव्ड वाला जो अकाउंट है ये 600 रुपीज से मिला। इस ट्रांजेक्शन के अंदर एक अकाउंट मुझे ये मिला और एक अकाउंट राम एंड सन्स का खुद का अकाउंट मिला 9,100 से। जो तीसरा जो अकाउंट था, सॉरी रमेश एंड सन्स ब्रदर से, रमेश एंड ब्रदर ये जो पर्सन थे, इनका जो पूरा अकाउंट हुआ है 9,100 रुपीज से हमारे यहाँ से पेंडिंग था। तो ये 3 अकाउंट हमको मिल गए। हम लोगों ने इन अकाउंट के रेस्पेक्टिव अमाउंट को भी आइडेंटिफाई कर लिया। पहला काम हमारा हो गया। अब काम क्या रहा है, बैंक जो अकाउंट है हमने कहा ये पर्सनल अकाउंट है, या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है क्वेश्चन में या वो गिवर की पोजीशन में होगा। हमारे बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर रही है तो बैंक क्या हो गया, गिवर की पोजीशन में हो गया। इसके लिए मैं इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूं 8,500 से। अब बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है ये अकाउंट कौन सा है भैया, ये अकाउंट हो गया है नॉमिनल नेचर का अकाउंट। यस,
नॉमिनल नेचर का अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट कहता है कि आप अपने एक्सपेंसेस या लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम या रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। अब हमें यहाँ पे एक इनकम बुक की है, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है, यानी कि मुझे इस अमाउंट से इस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। मैंने एक इनकम बुक कर ली है क्योंकि मुझे पेमेंट देना था 9100, परंतु मैंने 8500 रुपये दे के अकाउंट को सेटल कर दिया, यानी कि 600 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिल गया, मेरे लिए एक इनकम हो गई, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करूंगा। रमेश एंड ब्रदर्स जो है, ये जो पर्सन है, ये एक पर्सनल अकाउंट है, ये आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता चल गया है, ये एक पर्सनल अकाउंट है। और जैसे ही कोई पर्सनल अकाउंट आएगा, आपको पता है ट्यूशन में या तो वो रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होता है। हमने पैसे से भुगतान किया उस पार्टी को, हमने पैसे से भुगतान किया है, यानी कि यहाँ पे ये जो रमेश एंड ब्रदर्स अकाउंट है, ये रिसीवर की पोजीशन में आ गया, इसके लिए डेबिट करेंगे। हालांकि रिसीव सिर्फ उसने 8500 ही किए हैं, परंतु हम उसको 9100 से डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस कंसेप्ट को मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में 2 तरीके से आपको बता चुका हूँ। मैंने आपको अंडर मॉडर्न अप्रोच कहा था, मैंने कहा था कि जितने से हमारी बुक्स में ये क्रेडिटर खड़ा है ऑलरेडी, और उतने के अमाउंट से हमको उसका बैलेंस सब जीरो करना है, क्रेडिट बैलेंस को वापस जीरो करना है। तो क्रेडिट बैलेंस जीरो कब होगा? जब उतने के उतने अमाउंट से वापस आप उसके डेबिट कर दोगे, ठीक है, क्योंकि अब वो आदमी आपसे नहीं मांगेगा। तो अगर आपको मॉडर्न अप्रोच से समझना है, मैं आपको बहुत बार रिपीट करके बता चुका हूं, और यहाँ पे समझो तो मैंने कहा आपको नॉशनल एज्यूम करना पड़ेगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा कि ये पेमेंट कर दिया, ये पेमेंट कभी करने की ज़रूरत नहीं है, उसने डिस्काउंट किया, तो हम ये यहाँ ये एज्यूम करते हैं अंडर ट्रेडिशनल मेथड कि पूरा का पूरा भुगतान हो गया, यानी कि रमेश एंड ब्रदर ने पूरा पैसा रिसीव कर लिया। ये एज्यूम करते हुए 9100 से इसको बुक करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या हुई जरा देखिए। हमें एंट्री हो गई, देखिए, रमेश एंड ब्रदर को मैंने क्या किया, अकाउंट डेबिट, और डेबिट के कॉलम में मैंने अमाउंट जो लिखना है ना वो 9100 लिखना है। टू बैंक, क्योंकि मैंने बैंक से भुगतान किया है 8500 रुपीज़, तो ये मुझे क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना है। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये मेरे लिए इनकम हो गई, इसके लिए मैंने 600 रुपीज़ लिखा। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड, भैया भुगतान किया है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, और इस भुगतान के बदले में हमें कुछ डिस्काउंट भी मिला है। हमने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिए, रूल लगा लिए, डेबिट क्रेडिट में लिख लिया, ट्रांजैक्शन के अंदर जो अमाउंट थे वो भी मेंशन कर दिया, और ट्रांजैक्शन की जो डेट है उसको मेंशन करना मैंने कहा ज़रा भी नहीं भूलना है आपको। चलिए बात करेंगे अगले ट्रांजैक्शन की तरफ। गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। चलिए भैया, 5000 की कॉस्टिंग यानी कि लागत का जो अमाउंट था वो माल आपका खराब हो गया, डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सॉरी, गुड्स कॉस्टिंग ₹5000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ध्यान ये रखना है कि जब भी गुड्स का कोई भी अदर यूज़ हो, हम ऑलरेडी डिटेल में 2 वीडियो ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। अगर गुड्स का अदर यूज़ होता है तो उसकी जो बुकिंग होगी आपकी बुक्स में जो आएगा हमेशा कॉस्टिंग पर ही आएगा। तो यहाँ तो ये भैया बहुत शरीफ थे, इन्होंने कहा 5000 की लागत का आइटम तो हमें सीधा सीधा मिल गया। परंतु कई क्वेश्चन ऐसे मिले हैं आपको, पिछले भी मिल चुके हैं, आगे भी आएंगे,
वहाँ आपको सेलिंग वैल्यू दे रखी होगी और कहा होगा कि कॉस्टिंग इतनी है, तो आपको रिकॉग्नाइज हमेशा कॉस्टिंग पे करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो गुड्स कॉस्टिंग जो आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो एक अकाउंट तो हमें ये मिला लॉस बाय फायर कह दीजिए या डिस्ट्रॉयड बाय फायर कह दीजिए, लॉस बाय फायर। और यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, गुड्स जो खराब हुआ है उसके लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट बुक्स में लेके आना है। अगर आपको यहाँ अभी तक समझ में नहीं आया है तो 1 आवर्स का ऑलरेडी 2 वीडियो में ऑलरेडी रिलीज कर चुका हूँ। यूज ऑफ गुड्स, अदर यूज ऑफ गुड्स, यानी कि बिजनेस के नॉर्मल ट्रांजेक्शन क्या होते हैं कि भैया माल खरीद के बेचते हैं, परंतु अगर आपने माल खरीद के बेचने की जगह अब वो खराब हो गया या आपने कोई चैरिटी में दे दिया या आपने खुद ने कोई ड्राइंग कर ली, ऐसी स्थिति में हम उस अकाउंट को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और किस अकाउंट को बुक्स में लेके आते हैं, आप जल्दी से वहाँ पे डिटेल्ड में देख के आ जाइए। यहाँ मैं फिर से लंबा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा अब मुझे जो अकाउंट मिला है वो मिला परचेज का अकाउंट। कैसे मिला, तो अब आप जल्दी से वो वीडियो वापस देख के आ जाइए, जो बच्चे अभी भी नए हैं या जिन्होंने अभी तक उस पुराने वीडियो को देखा नहीं है। तो परचेज अकाउंट का लॉजिक क्या था वो आपको वहां से मिलेगा, ठीक है। लॉस बाय फायर ये जो हुआ ये हमारे लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट हुआ, और नॉमिनल नेचर क्या कहता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को आप कीजिए क्रेडिट। तो मेरे यहाँ पे जब मुझे ये लॉस हुआ तो मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा, कोई तो रहे नहीं। और जो परचेज का अकाउंट है ये भी मेरे लिए नॉमिनल अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, रूल लगा लीजिए। एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कर लीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। सामान्यतः जितनी भी परचेज होती है उससे हमारे बिजनेस के खर्चे बढ़ते हैं, हमारे पिंडल में खर्चे का साइड बढ़ता है। परंतु अगर आपने उस खर्चे को कम कर दिया, उस हेड को वहां से निकाल के कहीं और लेके आ गए, इसका मतलब हुआ कि उस पर्टिकुलर खर्चे के हेड में से अगर वो खर्चा इंक्रीज होता है तो डेबिट होगा, परंतु मुझे यहाँ से निकालना है तो निकालने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि जब ये माल खरीदा होगा उस टाइम मेरे लिए खर्चा था परचेज के फॉर्म में, तो मैंने उसको इंक्रीज किया, मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में मेरा खर्चा बढ़ गया, परंतु अब मुझे वहां से रिमूव करना है। तो जब बढ़ाना है तो डेबिट करोगे, रिमूव करने के लिए क्या स्थिति हमारे, क्या हथियार है हमारे पास, उसको क्रेडिट कर लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हैं तो उस पार्ट में भी मैं यहाँ टाइम खराब नहीं करूँगा। एंट्री क्या मिली, एंट्री मिली लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चलिए, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मैंने क्या करना है, टू मैंने करना है परचेज अकाउंट। चलिए, अकाउंट के अंदर जो मेरा अमाउंट है वो ऑलरेडी बता रखा है इन्होंने कि भैया 5,000 रुपये जो है वो कॉस्टिंग का आइटम खराब हुआ है, और मैंने आपसे कहा हमेशा कॉस्ट पे ही रिकॉग्नाइज होगी। जब भी आप गुड्स का अदर यूज़ कर रहे होगे आपको हमेशा कॉस्टिंग पे ही रिकॉग्नाइज करनी है। ये भैया बहुत अच्छे थे, इन्होंने हमें कंफ्यूज किया ही नहीं, इन्होंने सीधी कॉस्टिंग ही दे दी, तो हमें तो ये चाहिए था। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है भैया, ये हमारा नरेशन हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन जरा देखिए, देखते हैं 20 तारीख का ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस कंपनी पेड क्लेम। चलिए भैया, जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने कोई क्लेम एक्सेप्ट कर लिया है। कोई क्या हुआ अभी देखिए, जिस पिछला जो ट्रांजेक्शन था, पिछले ट्रांजेक्शन में हमने देखा कि 5,000 रुपये का वहाँ हमें लॉस हुआ था बाई फायर। हो सकता है हमने उसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम मांगा हो,
और वो इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया। ठीक है, अब यहाँ मैं आपको दो तरीके से समझाऊंगा कि जो इंश्योरेंस क्लेम अगर पेड हुआ है और या सिर्फ एक्सेप्ट हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारी अकाउंटिंग एंट्री में क्या फर्क पड़ जाएगा, ये आपको समझना है। ठीक है, तो अगर पेड हुआ यानी कि वो पैसा हमें बैंक में रिसीव हो गया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली एक्सेप्ट करके रखा है। क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता है कि भैया इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, खाली एक्सेप्ट किया, अभी तक उसने भुगतान भी ना किया हो। ये मैं मेरी तरफ से आपको सिचुएशन दे रहा हूँ। ठीक है ना, तो दोनों ही स्थिति में समझने की कोशिश करते हैं, जहां इंश्योरेंस कंपनी ने ओनली क्लेम एक्सेप्ट किया है, अभी तक भुगतान नहीं किया, और दूसरी स्थिति में एक्सेप्ट कर लिया और वापस भुगतान भी कर लिया। तो पहला जो अकाउंट मिला वो मिला हमें कौन सा, इंश्योरेंस क्लेम जो हमारा पास हुआ है, सबसे पहला अकाउंट, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया। देखिए, तो इंश्योरेंस क्लेम हमारा पहला अकाउंट हो गया, इंश्योरेंस क्लेम ये हमारा पहला अकाउंट हो गया। और दूसरा अकाउंट हो गया वो इंश्योरेंस कंपनी जिसने ये क्लेम पास किया है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए एक्स वाई कोई भी नाम था, तो मैं इंश्योरेंस कंपनी ही वर्ड यूज कर लेता हूं। वो इंश्योरेंस कंपनी जिसको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। मैं पहली स्थिति वो ट्रीट कर रहा हूं जहां पे इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा क्लेम एक्सेप्ट किया था। मैं बेटर तरीके से समझाने के लिए मैं इसको आपको मॉडर्न अप्रोच से समझाने की कोशिश करूंगा। मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने अकाउंट को एप्लीकेशन और सोर्स के आधार पर आपको बताया था कि भी सोर्स ऑफ फंड के आधार पर हम हमारे अकाउंट को कितने अकाउंट में बांटते हैं, दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट हो गया कैपिटल और दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया लायबिलिटी। और हमारा रेवेन्यू, ये हो गया सोर्स ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड में हमने अकाउंट को तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो एसेट्स के फॉर्म में होता था रिजल्ट, ठीक है ना, और या फिर एक्सपेंसेस के फॉर्म में होता है। तो ये पांच मोटा मोटी टाइप थी जो हमने डिवाइड किए थे हमारे अकाउंट को अंडर मॉडर्न अप्रोच। बहुत डिटेल में ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समराइज करने के लिए लिख लिया। क्यों लिखा समझिएगा। इंश्योरेंस क्लेम जो अकाउंट है, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड में बात करेंगे तो ये आपके लिए नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है इनकम को क्रेडिट करो, खर्चे को डेबिट करो। आपको आंसर मिल गया बहुत अच्छे से कि भी हमारा कोई पहले खर्चा हो गया था या हमारा कोई लॉसेस हो गया था, वो हमने कवर कर लिया इंश्योरेंस कंपनी से। इसके लिए हमारे वो इनकम के फॉर्म में हमारी बुक्स में आ गया इंश्योरेंस क्लेम, हमें इनकम हो गई। देखिए, पहले ट्रांजैक्शन में हमने परचेज में से माइनस किया क्रेडिट करके, परचेज को क्रेडिट किया ना, मतलब सही जगह पे सही हेड को लेके आना है। हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें सबसे पहले ट्रेडिंग में से निकाल के P&L में 5,000 रुपये का लॉस लेके आए। इसके अगेंस्ट में 4,000 रुपये की वापस इनकम लेके आ गए। यानी कि नेट टू नेट अगर बुक्स बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो 1,000 रुपये का रिजल्ट हमारी बुक्स में दिखना चाहिए। देखिए, पहले हमने ट्रेडिंग से निकाल के P&L में 5,000 रुपये लेके आए। ट्रेडिंग में कैसे निकाला, परचेज को माइनस किया और लॉस बाई फायर को डेबिट किया। परचेज से निकाल के यानी कि ट्रेडिंग से निकाल के P&L में लेके आए, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, ट्रेडिंग का पार्ट नहीं है। 5,000 का लॉस हो गया, पर इसके अगेंस्ट में 4,000 का क्लेम पास हो गया, तो सामने वापस 4,000 की इनकम भी क्रेडिट में लेके आ गए। ये देखिए, इनकम क्रेडिट में लेके आ गए, क्योंकि अब नेट जो रिजल्ट है वो 1,000 रुपये ही इफेक्ट होना चाहिए P&L से, बाकी तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो जो इंश्योरेंस क्लेम है, तो ये हमारी नॉमिनल अकाउंट हुआ अंडर ट्रेडिशनल मेथड, ये हमारे नॉमिनल अकाउंट हुआ। और नॉमिनल अकाउंट कहता है कि भी ये इनकम को आप क्रेडिट कर लीजिए, इसके लिए मैं उसे इस अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूं। इस बात का जवाब कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप मॉडर्न अप्रोच से भी बात करोगे, ठीक है। तो आपको ये रेवेन्यू और इनकम वाले अकाउंट है, और इनके नेचुरल बैलेंस क्या होते हैं, नेचुरल बैलेंस इनके
क्रेडिट होते हैं और चूंकि ये इंक्रीज हो रहे हैं इसके लिए मुझे इसे क्रेडिट करना है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मॉडर्न अप्रोच से करा चुका हूं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस कंपनी की। इंश्योरेंस कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जब उसने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया हो कि भैया हाँ आपका जो क्लेम है वो गलत नहीं है, हम आपको 4000 का भुगतान कर देंगे, जैसे ही उसने आपका क्लेम एक्सेप्ट किया सेम मोमेंट पे वो अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता है। ऐसा तो है नहीं कि आपने क्लेम मांगते ही ट्रांसफर कर दिया, मैंने बोला यस एक्सेप्टेड और आधे घंटे बाद में 1 घंटे बाद में अकाउंट में आ गया, ऐसा जनरली नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लेटर देगी कि यस योर क्लेम इज एक्सेप्टेड विद इन 50 डेज, 1 मंथ, जो भी उनका ड्यूरेशन होगा, वी विल ट्रांसफर इन योर रेस्पेक्टिव बैंक अकाउंट। ऐसे करके हमें एक लेटर जारी किया जाता है। मान लीजिए मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आ जाए, तो अगर उसने सिर्फ एक्सेप्ट कर रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसने एक्सेप्ट किया कि भी हम आपको 4000 का भुगतान करेंगे, तो यानी कि जैसे ही उन्हें एक्सेप्ट किया आपकी बुक्स में एज एसेट्स इंश्योरेंस कंपनी खड़ी हो गई। और एसेट्स को खड़ी होने का मतलब क्या हो गया, एसेट्स के नेचुरल बैलेंस जो होते हैं वो डेबिट होते हैं और इसके फर्दर बैलेंस इंक्रीज करने हैं। आपके जो एसेट्स हैं एसेट्स के बैलेंस को अगर इंक्रीज करना है यानी कि बढ़ाना है, इसका मतलब इसको फर्दर डेबिट कर दीजिए। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर चुके हैं, यानी कि एसेट्स अकाउंट को लाना है। एसेट्स यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से आप पैसा मांगोगे। एसेट्स के जो अकाउंट होते हैं इनके नेचुरल बैलेंस डेबिट होते हैं। जब भी आपके एसेट्स के बैलेंस इंक्रीज होंगे आपको उन्हें फर्दर डेबिट करना पड़ेगा आपके बुक्स के अंदर। तो देखिए जैसे ही फर्दर डेबिट किया तो मैंने क्लेम एंट्री की एंट्री क्या की, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। ये मेरी पहली एंट्री होगी, बात समझिएगा। ये मेरी पहली एंट्री हुई। मैंने एंट्री क्या की, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। ये मेरी पहली एंट्री होगी 4000 रुपीज से। चलिए ये मेरा पहला काम हो गया। अब जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे भुगतान कर दिया, यानी कि जो पैसा है वो मेरे बैंक अकाउंट में आएगा, तो मेरा जो बैंक अकाउंट है ये मैंने कहा हमेशा पर्सनल अकाउंट होता है। ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा और पर्सनल अकाउंट में जब भी पैसा रिसीवर की पोजीशन होती है उसे हम डेबिट करते हैं। अंडर मॉडर्न अप्रोच मैंने कहा कितने अकाउंट होते हैं भैया हमारे मॉडर्न अप्रोच में, हमारे एसेट्स, हमारी लायबिलिटी, ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और कैपिटल। देखिए कौन सा अकाउंट हो गया ये वाला, ये 5 अकाउंट हो गए हमारे। तो जो बैंक अकाउंट है अंडर मॉडर्न अप्रोच हमारी एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, 4000 रुपए से मैं डेबिट कर दूंगा। परंतु जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी पहले हमारी एसेट्स के फॉर्म में खड़ी हो चुकी है, अब उसका बैलेंस डाउन हो जाएगा क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपना 4000 भुगतान कर दिया। यानी कि अब आप फिर से थोड़ी मांगोगे, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो जो इंश्योरेंस कंपनी है ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया और यहाँ पे गिवर की पोजीशन में आ गई। तो मैंने टू इंश्योरेंस कंपनी करके क्या कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी लिख के क्रेडिट में कर दिया क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे गिवर की पोजीशन में आ रही है, इसके लिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। परंतु मैं मॉडर्न अप्रोच की अगर बात करूंगा तो अंडर मॉडर्न अप्रोच क्या हुआ, देखिए मेरी जो एसेट्स है इंश्योरेंस कंपनी के फॉर्म में, इंश्योरेंस कंपनी क्या थी मेरी एसेट्स में खड़ी थी। एसेट्स का नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है
परंतु मुझे इस बैलेंस को डाउन करना है, रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने इसे क्रेडिट कर दिया। नेट नेट इफेक्ट क्या हुआ दोनों एंट्री का? देखिए, बैंक में पैसा आ गया, मैं एक एंट्री कर सकता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम 4000 रुपीज। सिंगल एंट्री भी कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर क्वेश्चन में कई बार ये दे रखा है कि भैया इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम एक्सेप्ट किया है, तो आपको सिर्फ यहां तक ही लिखना है, ठीक है। और पेड कर दिया, आप डायरेक्ट एंट्री लिख दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट हुई, यहाँ वापस क्रेडिट हुई, नेट इफेक्ट था वो नील हो गया, क्योंकि यहाँ लिखा है कि भाई क्लेम पास हो गया। मेरा सजेशन है इसके आंसर के लिए आपको ये एंट्री भी देनी है और पहली एंट्री ये भी देनी है और दूसरी एंट्री आपको दोनों यही लिखनी। यहाँ पे लिख लीजिए इंश्योरेंस क्लेम इज एक्सेप्टेड, यहाँ इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड, बीइंग इंश्योरेंस क्लेम इज रिसीव्ड। ये हो गया हमारा नरेशन। बढ़ता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। चलिए अगला ट्रांजेक्शन है बैंक चार्ज इंटरेस्ट। चलिए भैया ब्याज लगाया है बैंक ने, ठीक है, बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। बैंक ने इंटरेस्ट लगाया है, चलिए भैया, तो पहला अकाउंट जो मिला वो इंटरेस्ट का अकाउंट मिला और दूसरा जो अकाउंट मिला हमें बैंक का अकाउंट मिला। चलिए दो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए। अब जो इंटरेस्ट बैंक ने लगाया है तो हमारे लिए डेफिनेटली ये नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए खर्चा हो गया। और हमने कहा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? खर्चों को डेबिट करो, एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। ये कह रहा है कि बैंक ने ब्याज लगाया है, बैंक ने ब्याज लगाया है तो आपके लिए हो गया खर्चा, आप कर दीजिए उसे डेबिट। कहाँ से? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट आपका पर्सनल अकाउंट है भैया, बैंक अकाउंट जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है। और अगर रिसीवर की पोजीशन में होता है या वो गिवर की पोजीशन में होगा, अब बैंक के खाते से पेमेंट निकला होगा, यानी कि बैंक जो है वो गिवर की पोजीशन में है, ठीक है ना। बैंक के खाते से जब भी विड्रॉल होगा, कोई पैसा निकलेगा, वो हमेशा गिवर की पोजीशन में होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लिए मैं उसे क्रेडिट करने वाला हूँ। मुझे एंट्री क्या मिली? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलिए मुझे एंट्री मिली इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ट्रांजेक्शन में जो अमाउंट है वो ओनली 200 रुपीज़ है डेबिट में, 200 रुपीज़ क्रेडिट में। 30 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है, वो भी आप नोट कर लीजिए। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, बस बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। चलिए भैया ये हो गया नरेशन। 30 तारीख का ट्रांजेक्शन है, मैं बढ़ जाता हूँ जल्दी से अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। बोरोविंग फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम इंटरेस्ट। कोई तो रिद्धि करके पर्सन है जिससे आपने पैसा उधार लिया है, चलिए 10% पर एनम के ब्याज के हिसाब से। हमारा काम क्या है? हमारा काम है इस ट्रांजेक्शन के अंदर उन अकाउंट को आइडेंटिफाई करना जिनको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। चलिए तो बोरोइंग जब आपने रिद्धि से किया है तो पहला जो अकाउंट है वो रिद्धि मिल गया आपको। दूसरा जो अकाउंट है बोरोइंग फ्रॉम रिद्धि एट 10% पर एनम, जो पैसा आया है आपके पास में। बैंक में तो कोई ऐसा हिंट नहीं लिखा है कि भाई रिद्धि ने सीधा बैंक में दिया होगा, इसका मतलब मेरे पास जो अकाउंट आ गया वो आ गया नकद का अकाउंट। रिद्धि मेरे लिए कौन सा अकाउंट है? रिद्धि मेरे लिए पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट या तो रिसीवर की पोजीशन में होता है
या गिवर की पोजीशन में होता है। यहाँ पे रिद्धि ने मुझे पेमेंट दिया है, वो गिवर की पोजीशन में आ गया, मैं उसके अकाउंट को क्रेडिट करूँगा। नकद को जो अकाउंट है वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट हो गया भैया, ये मेरे लिए रियल अकाउंट हो गया। और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन अगर आता है तो डेबिट करता हूँ, गोज आउट मतलब मेरे यहाँ से जब जाएगा मैं उसे क्रेडिट करूँगा। रिद्धि ने मुझे भुगतान किया है, मुझे पेमेंट दिया है, मेरे पास नकद आया है, इसके लिए मैं डेबिट करने वाला हूँ। एंट्री क्या मिली, रिद्धि अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू रिद्धि। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। कैश अकाउंट डेबिट टू रिद्धि, ये मेरा अकाउंट हो गया। 50,000 रुपीज़ मुझे डेबिट में लिख लेने हैं, 50,000 रुपीज़ मुझे क्रेडिट में लिख लेने हैं। ट्रांजेक्शन की जो डेट है वो 30 अप्रैल की डेट है, वो भी लिख लीजिए। बीइंग बोरोड फ्रॉम रिद्धि, चलिए इनसे हमने उधार लिया है, ये हमारा नरेशन हो गया। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ जाता हूँ अगले ट्रांजेक्शन की तरफ। अगला ट्रांजेक्शन जरा देखिए क्या कहता है, ये भी 30 तारीख का ट्रांजेक्शन है। रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट की बात कही है, सेटलमेंट की बात नहीं कही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कहाँ से रिसीव हुआ भैया आपने, बैंक का कोई हिंट नहीं है तो मुझे लगेगा केस में ही रिसीव हुआ होगा। तो मुकुंद एंड कंपनी, ये मेरा पहला अकाउंट हो गया। मुकुंद एंड कंपनी, ये मेरा पहला अकाउंट हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा हुआ भैया, मेरा नकद का अकाउंट, क्योंकि उसने मुझे नकद में भुगतान किया होगा। ठीक है, तो मुकुंद जो है, मुकुंद एंड कंपनी, ये कौन सा अकाउंट हो गया भैया, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, रिसीवर की पोजीशन में है या गिवर की पोजीशन में, आप डिसाइड के लिए जल्दी जी। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, रिसीव फ्रॉम मुकुंद, यानी ये मुकुंद एंड कंपनी तो जो है वो गिवर की पोजीशन में है, उसने पैसा हमें दिया है, मैं इस अकाउंट को क्रेडिट कर लूँगा। नकद का अकाउंट मैंने अभी हिसाब से कहा, ये हमारे लिए रियल अकाउंट है, या तो पैसा जब आएगा कम्स इन वाली पोजीशन में होगा, मैं इसे डेबिट करूँगा। गोज आउट वाली अगर स्थिति आएगी मुझे उससे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुकुंद ने मुझे भुगतान किया है तो पैसा मेरे पास आया है, इसके लिए मैं उसे डेबिट करूंगा। एंट्री क्या मिली, कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी। चलिए एंट्री मुझे मिल चुकी है मेरी। कैश अकाउंट डेबिट टू मुकुंद एंड कंपनी। अमाउंट जो है वो 3,000 रुपये आपको डेबिट में लिखने हैं, 3,000 रुपये 3,000 रुपीज़ आप क्रेडिट लिखने हैं। 30 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है वो लिखना ज़रा भी नहीं भूलना है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। चलिए बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये हमारा हो गया भैया नरेशन। चलिए आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बढ़ता हूँ अगला ट्रांजेक्शन। अगला ट्रांजेक्शन देखिए 30 तारीख को क्या कहता है। चलिए सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। बहुत जरूरी चीज है भैया, आपने अपने घर का कोई फर्नीचर बेचा है, ट्रांजैक्शन समझिए पहले। आपने अपने घर का कोई पुराना फर्नीचर बेचा होगा, वो बेचा है एंड जो भी अमाउंट मिला वो बिजनेस में डाल दिया। तो मैंने आपसे ये कहा कि जब भी आप अपने घर से पैसा लेके आते हो या कोई भी एसेट्स लेके आते हो, हमेशा आपके यहाँ पे जो एंट्री आने वाली है, जो अकाउंट इफेक्ट होने वाला है, जब भी आप पैसा डालता है बिजनेस ओनर, तो हमारे पास जो अकाउंट होता है वो अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और अगर ये डायरेक्टली फर्नीचर बिजनेस में लाता,
फर्नीचर अगर मान लीजिए वो अपना पर्सनल फर्नीचर बिजनेस में लाता तो मेरे पास जो एसेट्स आ रही थी वो फर्नीचर आ रही थी। परंतु यहां पे क्वेश्चन कहता है कि उसने अपना फर्नीचर बेच दिया, बेच के जो भी पैसा मिला वो बिजनेस में लेके आया, तो मेरे पास जो सेकंड अकाउंट मिला वो मेरा नकद का अकाउंट मिला। कैपिटल जो अकाउंट है वो मेरा पर्सनल अकाउंट है। बिजनेस ओनर जो होगा क्वेश्चन के अंदर रिसीवर की पोजीशन में या गिवर की पोजीशन में होगा, क्योंकि बिजनेस ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है, वो गिवर की पोजीशन में हो गया। इसके लिए मैं कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने वाला हूं। इसी तरह से जो मेरा नकद का जो अकाउंट है, जो मेरा कैश का अकाउंट है, वो रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, या तो बिजनेस में आता है या बिजनेस से जाता है। तो चूंकि बिजनेस ओनर ने पैसा बिजनेस में लगाया है तो नकद जो है वो बिजनेस में आया है, इसके लिए मुझे उसे डेबिट करना पड़ेगा। मेरे लिए एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। चलिए, ये हो गया हमारा एंट्री। ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट इन्वॉल्व है 10,000 रुपये, उससे आप डेबिट कीजिए। 10,000 रुपीज़ को ही आप क्रेडिट कीजिए। डेट जो है वो 30 अप्रैल की है, उसको भी ज़रा भी लिखना नहीं भूलना है। नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस एज अ कैपिटल, बीइंग अमाउंट इंट्रोड्यूस एज अ कैपिटल, इतना लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहला चैलेंज तो ये है इस ट्रांजेक्शन के अंदर उस अमाउंट को आइडेंटिफाई करना जिसको की बुक्स में लेके आना है। तो सबसे पहले माल बेचा कितने में, ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये भैया हमें ये कह रहे हैं कि 5,000 रुपये का जो कॉस्टिंग का आइटम है 20% प्रॉफिट में आपने बेचा है। तो प्रॉफिट कितना ऐड किया भैया? प्रॉफिट आपने ऐड किया 20%। तो 5,000 का 20% कितना होता है? 1,000 रुपये। यानी कि ये आपकी सेलिंग प्राइस थी, ठीक है ना। देखिए, गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता। तो मैं कौन से अकाउंट को लेके आना है वो बाद में देखते हैं। एक अकाउंट अनीता मिला, नकद मिला, चलिए 2 अकाउंट मिल ही गए। एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, जो आपकी लागत थी ना, उस लागत के ऊपर 20% आपने प्रॉफिट चलाया। यानी कि ये थी आपकी सेलिंग प्राइस, परंतु लेस चढ़ाने के बाद में क्या किया? 20% ट्रेड डिस्काउंट आपने ऑफर किया। तो हमने ट्रेड डिस्काउंट को बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत अच्छे से बताया है कि भैया जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, उसको बुक्स में कभी भी लेके नहीं आते। तो 6,000 रुपीज का 20% कितना हुआ? ये हो गया 1,200। अब आपकी बुक्स के अंदर जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गई, जिसको आपकी बुक्स में लेके आना है, दैट इज 4,500। अब आप बोलोगे कि इस कारण तो लॉस हो जाएगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें 4,800 रुपीज से बुक्स में इस एंट्री को लेके आना है। हमें कॉस्टिंग दे रखा है, उसने कहा उस कॉस्टिंग के ऊपर 20% प्रॉफिट ऐड करो। हमने 20% प्रॉफिट ऐड कर दिया, हमारा सेलिंग प्राइस रहा 6,000। परंतु ये कह रहा है कि जो सेलिंग प्राइस आई, उस सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% पार्टी, यानी कि हमने पार्टी को डिस्काउंट अलाउड किया। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। और हमें ये पता है कि इसका 20% अगर 1,200 होता है, पीछे सॉरी, तो पीछे जो अमाउंट बचता है दैट इज 4,800 रुपीज ओनली।
तो ये वो प्राइस है जिससे हमें हमारी बुक्स में इस एंट्री को लेके आना है। ये अमाउंट हमें रिसीव हुआ, तो पहला अकाउंट नकद का अकाउंट आया, दूसरा अकाउंट अनीता का अकाउंट आया। ठीक है भैया, ये दो वो अकाउंट मिलके जिनको बुक्स में लाना है। नकद का जो अकाउंट है रियल अकाउंट है, कम्स इन वाली पोजीशन में होगा या गोज आउट वाली स्थिति में होगा। हमने माल बेचा है तो पैसा हमारे पास आया है, हमें इसे डेबिट करना पड़ेगा। अनीता जो है वो पर्सनल अकाउंट है। अनीता कौन सा अकाउंट है भैया? अनीता जो है वो पर्सनल अकाउंट है, या तो वो हर ट्रांजेक्शन में रिसीवर की पोजीशन में होगा या वो गिवर की पोजीशन में होगा। हमने देखिए गुड्स सोल्ड टू कॉस्ट, सॉरी अनीता, फॉर केस नकद में माल बेचा है, नकद में बात बेचा है। ठीक है, चलिए तो जो अनीता की बात करेंगे तो यहां पे अनीता को माल बेचा भी है और अनीता से पैसा रिसीव ही किया है। अनीता को माल बेचा भी है, अनीता रिसीवर की पोजीशन में भी है, इसने गुड्स रिसीव किया है। अनीता गुड्स रिसीव भी कर रही है, ठीक है ना, गुड्स तो रिसीव कर रही है। और गिवर क्या हो गया? कैश का अकाउंट गिवर की पोजीशन में हो गया, यानी कि इस अकाउंट के अंदर जो अनीता है वो गिवर और रिसीवर दोनों की पोजीशन में आता है। तो ऐसी स्थिति में हमें पता है क्या करना है, हमारा एडिशनल रूल नंबर 3, जहां पे कोई भी पर्सनल अकाउंट अगर रिसीवर और गिवर दोनों ही पोजीशन में आ जाए तो हमें उस अकाउंट को बुक्स में लेके नहीं आना है। तो अब देखिए और कौन सा अकाउंट हो गया? गुड्स सोल्ड, ये हम लिखना भूल गए थे। तो गुड्स सोल्ड, हमने जो माल बेचा है, ठीक है ना, इसके लिए हमारे पास कौन क्या नाम हो गया? वो हो गया हमारा सेल्स का अकाउंट। ठीक है भैया, सेल्स का अकाउंट अगेन कौन सा अकाउंट हो गया हमारे लिए? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? एक्सपेंसेस और लॉसेस को आप कीजिए डेबिट, इनकम या रेवेन्यू को कीजिए क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने जब माल बेचा, ये हमारे लिए हो गई रेवेन्यू वाला पार्ट, यानी कि इसे करना पड़ेगा क्रेडिट। ठीक है भैया, एंट्री क्या मिली जरा देखिए, ये तो कैंसिल हो गया अनीता का अकाउंट। ठीक है, अनीता का अकाउंट कैंसिल हो गया, हमें एंट्री मिली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए एंट्री लिख लेते हैं हम लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये हमारा अकाउंट हो गया। यहाँ पे 4800 रुपीज़ हम ऑलरेडी अमाउंट कैलकुलेट कर चुके हैं, वो भी लिख दीजिए। 30 अप्रैल का ट्रांजैक्शन है, उसको भी नोट करना नहीं भूलना है। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड, चल जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बीइंग गुड्स सोल्ड, भैया माल आपने बेचा है। अनीता को बुक्स में लाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसमें करा चुका हूं, तो बार बार रिपीटेशन करने से वीडियो की लेंथ ही इंक्रीज हो रही है। आपसे रिक्वेस्ट ये, आप प्रॉपर सीक्वेंस में करते आइए, कोई भी चीज़ वहाँ से आपको स्केप नहीं मिलेगी। डायरेक्ट आप 12, 13, 14, 15 का क्वेश्चन देखोगे, हो सकता है आपको लगेगा कि सर ने कोई कंसेप्ट छोड़ दिया, सर ने एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। पर 90% क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो वो अगेन एंड अगेन रिपीटेशन हो रहे हैं। हर बात पे ऊपर हर कंसेप्ट को फिर से रिपीट करना अपने आप में अननेसेसरी वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला काम हो जाता है। इसके लिए मैं इसको एस्केप करने की कोशिश करूँगा ताकि हमारा जल्दी से जल्दी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। चलिए अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगला ट्रांजैक्शन जो 30 तारीख का ट्रांजैक्शन है, क्या कहता है? गुड्स सोल्ड टू कॉस्टिंग रुपीज 20,000। चलिए भैया 20,000 का माल टू सुनील, सुनील को माल बेचा है। नकद में या बैंक की कोई इंडिकेशन यहाँ नहीं है, सुनील को माल बेचा है। ठीक पिछले ही क्वेश्चन का रिपीटेशन लग रहा है मुझे। थोड़ा सा जो फर्क लग रहा है वो ये है कि भी 20,000 रुपीज का जो माल है सुनील को बेचा है, तो एक अकाउंट तो मुझे मिला, वो मिला सुनील का। चलिए एक अकाउंट सुनील का मिल गया, क्योंकि नकद की कोई बात यहां नहीं कर रहा है। एट प्रॉफिट ऑफ 20%, चलिए लागत की बात कर रहा है।
20,000 की लागत का आइटम है, इसके ऊपर प्रॉफिट ऐड किया है 20%, यानी कि 4,000 रुपये, तो 24,000 रुपीज हमारी सेलिंग प्राइस हो गई। बट लेस 20% रेट डिस्काउंट भैया, 20% रेट डिस्काउंट भी अलाउड करो। इसका 20% हो गया 4,800, पीछे बच गया 19,200, 19,200 रुपये वो अमाउंट मिल गया जिसको कि हमें हमारी बुक्स में लेके आना है। अकाउंट कौन कौन से मिले, मुझे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कहीं हिंट नहीं है कि ये पैसा आपने नकद में रिसीव किया है, यानी कि ये ट्रांजेक्शन उधार है। साथ ही साथ क्वेश्चन ये कहता है कि 150 रुपीज आपने कार्टेज का भुगतान किया है एंड पेड कार्टेज और 150 टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये आपको कस्टमर से ही रिकवर करना है। अब आपकी इच्छा है तो इस ट्रांजेक्शन के साथ ही जोड़ दीजिए, और आपकी इच्छा है तो अलग से एंट्री कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अलग कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले सुनील का जो अकाउंट है वो इफेक्ट होगा, और एक अकाउंट कौन सा हो गया हमारा, सेल्स का अकाउंट हो गया। चलिए भैया, सुनील का जो अकाउंट है वो हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है भैया, ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। सुनील क्वेश्चन में रिसीवर की पोजीशन में होगा या गिवर की पोजीशन में होगा। आपने माल सुनील को बेचा है, सुनील डेफिनेटली रिसीवर की पोजीशन में हो गया, सुनील ने माल रिसीव किया होगा, इसके लिए सुनील को करना है डेबिट। क्लियर हो गया। देन सेल्स का जो अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया। ये हमारे लिए कौन सा हो गया भैया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि भैया एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट कीजिए, इनकम और रेवेन्यू को क्रेडिट कीजिए। मेरे लिए जो सेल्स है वो मेरा रेवेन्यू वाला पार्ट है, इसके लिए मैं इसके लिए हमेशा उसको क्रेडिट करता हूं। मुझे एंट्री मिल गई सुनील सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स। पहली जो एंट्री मिली, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है ना, 19,200। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चलिए भैया, ठीक है, ये आपका 19,200 से एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कि आपने सुनील के बिहाफ पे कोई कार्टेज का भुगतान किया है। अब यहां से बात करते हैं, सुनील के बिहाफ पे आपने कार्ट्रिज का भुगतान किया है, तो भुगतान का मतलब ये हुआ कि एक तो नकद का अकाउंट हुआ होगा, और जो आपने भुगतान किया है कार्ट्रिज है, क्या हमें इसको लेके आना है, नहीं। ये जो कार्ट्रिज अकाउंट है, ये अकाउंट कार्ट्रिज लिख दिया, ये हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो गया। हमने किसी के बिहाफ पे अगर पेमेंट किया है तो वो हमारा खर्चा नहीं भैया, हम उस आदमी से पैसा मांगेंगे जिसके बिहाफ पे आपने किया है। तो हमने ये कार्ट्रिज का जो भुगतान किया था वो सुनील के बिहाफ पे किया था। तो मैंने अभी आपको मॉडर्न अप्रोच में कहा कि जब भी आप किसी आदमी से पैसा मांगने लग जाओगे, उसको आपको एज ए एसेट्स बुक्स में लेके आना है, और एसेट्स का बुक में लेके आने का मतलब हो गया उस आदमी को डेबिट करना है। बात समझिएगा, यहां लिखा हुआ है कार्ट्रिज, में मना नहीं कर रहा हूं, परंतु अगर आपने इसको कार्ट्रिज के फॉर्म में लिख दिया तो कार्ट्रिज लिखते ही ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया, जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, आपके P&L में आपके खर्चे को इंक्रीज करेगा। परंतु आपका खर्चा नहीं है, आपने टेम्परेरी भुगतान किया है, वो कैसा किसी और से मांग रहे हो, तो आपको P&L में न लेके जाके उसको एसेट्स में लेके जाना है, क्योंकि उस आदमी से आपको वो पैसा रिकवर करना है। तो यहाँ जो सुनील जो है हमारा एसेट्स के फॉर्म में अकाउंट क्रिएट हो रहा है। एसेट्स का नेचुरल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, फर्दर इंक्रीज हो रही है हमारी एसेट्स, हम उस आदमी से पैसा मांगने लग जाएंगे, इसके लिए मैं इस अकाउंट को डेबिट करूंगा। और हमने भुगतान किया है नकद का, ठीक है ना, तो आप कह दीजिए या तो मेरा रियल अकाउंट है
या कह दीजिए मेरा एसेट्स अकाउंट है। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करेंगे तो जो मेरा एसेट्स है इसका नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, भुगतान होने की वजह से उसका बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, तो मुझे उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए या आप ये समझ लीजिए कि जो मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, व्हाट कम्स इन, जब आता है उसे डेबिट करते हैं और अगर जाता है तो उसे मैं क्रेडिट करता हूँ। क्वेश्चन के अंदर हमने भुगतान किया है, हमारे पेमेंट हमारे यहाँ से गया है, इसके लिए मैंने इसे क्रेडिट करना है। तो चाहे आप मॉडर्न अप्रोच से समझिए, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच से पहुँचिए, पर कई बार यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि भाई सुनील ने तो कुछ रिसीव भी नहीं किया है, फिर उसको डेबिट क्यों किया। तो मैंने कहा कई प्रश्नों के जवाब हमें मॉडर्न अप्रोच से बेटर तरीके से मिलती है। मॉडर्न अप्रोच ने कहा कि जब भी आपके बुक्स में कोई एसेट्स क्रिएट होती है उसका नेचुरल बैलेंस डेबिट होता है, आपके ट्रांजेक्शन की वजह से, इस ट्रांजेक्शन की वजह से अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उस अकाउंट को आप फर्दर डेबिट कर दीजिए। अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, हमारा नकद जा रहा है, देखिए हमारा नकद का बैलेंस कम हो रहा है, उसे क्रेडिट कर लीजिए। तो मॉडर्न अप्रोच आई ही इसलिए कि कई बार हमें नॉशनल बेसिस के ऊपर एज्यूम करना पड़ता है, हाँ इसलिए क्रेडिट करना है, तो उसका बेटर जवाब हमें यहाँ पे मिलता है। तो हमें ये एंट्री मिल गई, सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश। चलिए भैया, तो एंट्री हमने की सुनील अकाउंट डेबिट, सुनील अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये है 150 रुपीज़। आपको पहली एंट्री मैंने बता दी, सेकेंड एंट्री ये हो गई, ठीक है ना। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग कार्ट्रिज पेड ऑन बिहाफ ऑफ सुनील, बीइंग अमाउंट पेड या कार्ट्रिज पेड ऑन बिहाफ ऑफ सुनील, ये हमारा नरेशन हो गया। और आप चाहे तो दोनों कंबाइन करके एक एंट्री भी कर सकते थे, सेकेंड एंट्री नहीं लिखा था मैंने, मैं इसको लिखूंगा आइदर ये, ठीक है ना, तो स्टार लगाऊंगा। आपको एक एंट्री ये भी कर सकते हो आप, सुनील अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, 19,200 तो वहां से था, प्लस 150 ये हो गया, दोनों जोड़ के लिख दीजिए। टू आपका जो सेल्स का जो अकाउंट था वो 19,200 रुपीज़ हो गया, और टू आपने नकद में भुगतान किया 150 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप 19350 लिख दीजिए, यहाँ टू सेल्स लिख दीजिए और टू कैश लिख दीजिए। ये हो गया हमारा। अगर मैं कंपाउंड एंट्री करता हूँ तो ऐसे लिख दीजिए, अलग अलग लिखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुनील एंड कार्ट्रिज पेड ऑन बिहाफ ऑफ सुनील। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलिए बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की।